नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए डर के मनोविज्ञान और कहानी कहने की कला को समझने की कोशिश करने वाले हैं। हाँ। हमारी आज की कहानी है द कर्स्ड मैनर्स सीक्रेट। ये एक आप कह सकते हैं वीरान प्रेतवादित मानी जाने वाली हवेली के बारे में है। बिल्कुल। और कहानी का जो बेस है, मतलब जो बुनियाद है, वो तो काफी जानी पहचानी सी लगती है ना? हाँ। एक पुरानी हवेली जिसके साथ एक दुखद अतीत जुड़ा हुआ है। कहते हैं कई साल पहले यहाँ एक जमींदार रहता था और उसके पूरे परिवार की बड़ी रहस्यमयी मौत हो गई थी। अच्छा। और तब से ये जगह वीरान पड़ी है और जाहिर है फिर भूतिया कहानियों का गढ़ बन गई है। हाँ, और गांव वालों के बीच तो मतलब तरह तरह की बातें हैं। रात में औरत की चीखें सुनाई देती हैं, किसी को पायल की आवाज आती है, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। ये सब डरावनी कहानियों के जाने पहचाने मसाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये कहानी डर कैसे पैदा करती है, मतलब कौन से तत्व हैं जो इसे इतना असरदार बनाते हैं। सही बात है। तो चलिए इस कहानी को एक तरह की केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करते हैं और हॉरर नैरेटिव यानी डरावनी कहानी की बनावट को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू होती है 4 किरदारों से। अजय, राघव, नेहा और सीमा। ये आप कह सकते हैं युवा दोस्त हैं, रोमांच की तलाश में हैं और शायद थोड़े अविश्वासी भी। कम से कम अजय तो लगता ही है। हाँ, अजय तो बिल्कुल। उनकी मंशा यही है कि इस हवेली से जुड़े जो अंधविश्वास हैं उन्हें चुनौती दें और देखें कि सच क्या है। ये तो एकदम क्लासिक हॉरर मूवी सेटअप है ना? 4 दोस्त, एक प्रेतवाधित जगह और वो भी रात का वक्त। बिल्कुल। कहानी यहीं से हमें तैयार करना शुरू कर देती है। वो रात के करीब 11 बजे टॉर्च और कैमरा वगैरह लेकर हवेली पहुंचते हैं और पहुंचते ही वो टेंशन शुरू हो जाती है। नेहा थोड़ी डरी हुई है। हाँ, वो कहती है ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, हमें वापस जाना चाहिए। और दूसरी तरफ अजय है एकदम कॉन्फिडेंट, अरे ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होगा। ये जो किरदारों के बीच का मतभेद है ना, ये आगे आने वाले खतरे की आहट देता है। सही। मतलब ये जो शुरुआती स्केप्टिक बनाम बिलीवर वाला तनाव है, ये सुनने वाले को भी 2 हिस्सों में बांट देता है और उनकी दिलचस्पी बढ़ जाती है कि देखें भाई कौन सही निकलता है। हाँ बिल्कुल। फिर वो अंदर जाते हैं टूटे दरवाजे से। हाँ? और अंदर घुसते ही माहौल एकदम बदल जाता है। वो सड़ी गली सी बदबू, एकदम ठंडी हवा का झोंका और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें जिनके बारे में कहा गया कि उनकी आंखें पीछा करती महसूस होती हैं। हाँ, ये सब माहौल बनाने वाले तत्व हैं। मतलब सीधे खतरे से पहले एक मनोवैज्ञानिक बेचैनी पैदा करते हैं। वो तस्वीरों वाली बात तो खास तौर पर डरावनी लगती है। ऐसा लगता है जैसे आप अकेले नहीं हैं, कोई आपको देख रहा है। बिल्कुल। और फिर आता है पहला बड़ा डरावना पल, पीछे से दरवाजे का जोर से बंद होना। धड़ाम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड है। दरवाजे का बंद होना सिर्फ एक तेज आवाज नहीं है, ये असल में उन किरदारों को बाहरी दुनिया से काटने का एक सिंबल है। अच्छा। अब वो उस जगह में फंस गए हैं, वापस जाना आसान नहीं। ये अकेलापन और फंस जाने का एहसास, ये डर को कई गुना बढ़ा देता है। हॉरर में आइसोलेशन का ये क्लासिक इस्तेमाल है। और इसी घबराहट के बीच जब राघव अपनी टॉर्च घुमाता है तो उन्हें ऊपरी मंजिल पर वो पहली झलक दिखती है। हाँ। सफेद कपड़ों में एक औरत, बाल खुले हुए, चेहरा अंधेरे में। मतलब बहुत साफ नहीं लेकिन बहुत असरदार। बिल्कुल। और सीमा चीख पड़ती है, वो कौन है? और फिर वो साया गायब। ये पहली झलक इतनी डरावनी क्यों होती है जबकि साफ तो कुछ दिखा भी नहीं? ये जो अस्पष्टता है ना, एम्बिग्विटी, यही इसकी ताकत है। हमारा दिमाग क्या करता है, वो खाली जगहों को भरने की कोशिश करता है। और डर के माहौल में वो खाली जगह अक्सर हमारी सबसे भयानक कल्पनाओं से भर जाती है। साफ दिखने वाले भूत से ज्यादा डरावना वो होता है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। ये अनदेखे का डर, मतलब फियर ऑफ द अननोन, जगाता है। और जिज्ञासा भी। हाँ बिल्कुल, जिज्ञासा भी। उन्हें अब जानना है कि वो क्या था। तो डर तो लग रहा है लेकिन फिर भी वो ऊपर जाने का फैसला करते हैं। ये भी दिलचस्प है। डर उन्हें रोक नहीं पा रहा बल्कि शायद उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा रहा है। हाँ, ये खतरे के मुंह में जाने वाली इंसानी फितरत भी कहानी का हिस्सा बन जाती है। और जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं माहौल और तनावपूर्ण होता जाता है। वो पुरानी चरमराती हुई सीढ़ियां, हर कदम पर आवाज। हाँ, ये छोटी छोटी डिटेल सस्पेंस को बिल्ड करती हैं। फिर ऊपर के कमरे में पहुंचते हैं तो वो टूटी फूटी झूले वाली कुर्सी अपने आप हिल रही है। ओह, ये जो बेजान चीजें अपने आप हिलती है ना, ये हमेशा ही बहुत डरावना लगता है।
क्यों? ऐसा क्या है इसमें जो हमें इतना परेशान कर देता है? क्योंकि ये हमारे यथार्थ की, हमारी रियलिटी की समझ को चुनौती देता है। हमें पता है कि चीजें अपने आप नहीं हिलती। सही बात है। जब ऐसा होता है तो ये इशारा करता है कि कोई अनदेखी शक्ति है, कोई अनदेखी फोर्स है जो मौजूद है और वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। वो नियमों को तोड़ रही है। ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है और ये हमें बहुत असुरक्षित महसूस कराता है। वो सिर्फ एक हिलती कुर्सी नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। और इसी कमरे में जब वो छानबीन कर रहे होते हैं तो नेहा को वो पुरानी डायरी मिलती है। हाँ, ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। यहाँ से रहस्य थोड़ा खुलने लगता है। बिल्कुल। डायरी का मिलना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये कहानी का रुख बदलने वाला पल है। इसमें सावित्री नाम की महिला की कहानी लिखी है कि कैसे उसके पति ने उसे और उसके बच्चों को धोखे से मार दिया और फिर खुद भी मर गया, और उनकी आत्माएं तब से हवेली में कैद हैं, न्याय का इंतजार कर रही हैं। तो यहाँ कहानी सिर्फ डरावनी आवाजों और भूत प्रेत से आगे बढ़ जाती है। सावित्री की कहानी इसे एक दुखद, एक ट्रैजिक एंगल देती है। हाँ, अब ये सिर्फ एक अनजान भूत नहीं है, बल्कि एक पीड़ित आत्मा है जिसका एक मकसद है सच को सामने लाना। यही बात इसे फैसिनेटिंग बनाती है। ये डायरी कई काम करती है। पहला तो ये भूत के कामों को एक वजह देती है, एक मकसद। अब वो सिर्फ डराने वाली शक्ति नहीं बल्कि अन्याय का शिकार है जो अपनी कहानी बताना चाहती है। दूसरा, ये भूत को एक पहचान देती है, एक नाम सावित्री और एक अतीत। उसे थोड़ा मानवीय बनाती है। हाँ, मानवीय बनाती है। और यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या भूत को मानवीय बनाने से डर कम होता है या ये डर को और जटिल बना देता है, क्योंकि अब हम शायद उसके दर्द को भी महसूस कर सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। तीसरा, अब किरदारों के लिए दौमकुर सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं है, उनके ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी भी आ गई है। सावित्री का सच दुनिया को बताना, क्योंकि डायरी कहती है कि शांति तभी मिलेगी जब सच सामने आएगा। और चौथा, ये कहानी को लोक कथाओं से जोड़ती है। जैसे हम पुरानी कहानियों में सुनते हैं ना कि कोई अतृप्त आत्मा भटक रही है न्याय के लिए, अधूरे न्याय और फंसी हुई आत्माओं वाला थीम। हाँ, कई संस्कृतियों में ये मान्यता है। बिल्कुल। तो ये डायरी सिर्फ जानकारी नहीं दे रही, बल्कि कहानी की इमोशनल डेप्थ और उसके दांव मतलब स्टेक्स दोनों को बढ़ा रही है। सही कहा। लेकिन जैसे ही नेहा ये सब पढ़ती है, डर कम होने के बजाय अपने पीक पर पहुंच जाता है। हाँ। कमरे में वही औरत फिर दिखती है, लेकिन इस बार ज्यादा साफ और भयानक, खून से भरी आंखें और सिले हुए होंठ। ये सिले हुए होंठ वाली बात तो खास तौर पे परेशान करती है। इसका क्या मतलब हो सकता है? सिंबलिज्म यानी प्रतीकात्मक हॉरर में बहुत मायने रखता है। सिले हुए होंठ ये कई चीजों का प्रतीक हो सकते हैं, जैसे जबरदस्ती चुप करा दी गई आवाज, सच बोलने में असमर्थता, सालों से दबा हुआ चीत्कार। ये दिखाता है कि सावित्री अपनी कहानी बताना चाहती थी, लेकिन उसे क्रूरता से रोका गया था। ये विजुअल इमेज उसके साथ हुआ अन्याय को और ज्यादा भयानक बना देती है। उफ। और फिर डर का लेवल तेजी से बढ़ता है। परछाई दोस्तों की तरफ बढ़ती हैं, सीमा भागने की कोशिश करती है तो दरवाजा बंद मिलता है। हाँ, फिर दीवारों से खून टपकना शुरू हो जाता है, टॉर्च बंद हो जाती हैं। और फिर पूरा अंधेरा, सिर्फ किसी के रोने की आवाज। ये तो मतलब हॉरर के सारे हथकंडे एक साथ इस्तेमाल कर लिए गए। हाँ, इसे आप सेंसरी ओवरलोड कह सकते हैं। कहानी अचानक देखने वाले डर से सुनने वाले डर जैसे रोने की आवाज, और महसूस करने वाले डर जैसे खून टपकना, अंधेरा, इन पर शिफ्ट हो जाती है। अंधेरा तो अपने आप में ही बहुत डरावना होता है। बिल्कुल। अंधेरा हमारी सबसे जरूरी इंद्रिय, देखने की शक्ति छीन लेता है, और उस अंधेरे में सिर्फ किसी के रोने की आवाज सुनना, ये कल्पना को और भी भयानक चीजें सोचने पर मजबूर कर देता है। और उसी अंधेरे में वो औरत सामने आती है और बोलती है, हाँ, सच सबको बताओ वरना अगला शिकार तुम लोग होगे। ये तो सीधी धमकी है, लेकिन इसमें एक शर्त भी है। बिल्कुल। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ अंधाधुंध हिंसा की धमकी नहीं है, ये एक चेतावनी है जिसका मकसद है उन्हें सच बताने के लिए मजबूर करना। यहां सावित्री की आत्मा का अंतिम लक्ष्य साफ हो जाता है। वो बदला नहीं बल्कि न्याय चाहती है, और उसकी मुक्ति सच के सामने आने से जुड़ी है। ये उसे एक जटिल किरदार बनाता है। वो डरावनी है, खतरनाक है, पर उसकी हरकतें उसके साथ हुए अन्याय की प्रतिक्रिया हैं। ये जो न्याय खोजने वाला भूत या जस्टिस सीकिंग घोस्ट का आइडिया है, हाँ। ये कई कहानियों में मिलता है ना? हाँ, काफी कॉमन है। ये इतना असरदार क्यों होता है? शायद इसलिए कि ये हमारे अंदर के जो न्याय की भावना है उससे जुड़ता है।
हमें लगता है कि अन्याय के बाद हिसाब बराबर होना चाहिए। जब कोई आत्मा न्याय के लिए भटकती है तो ये हमारे इस विश्वास को दिखाती है कि कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि मौत के बाद भी उनका असर रहता है। और शायद ये एक उम्मीद भी देता है। हाँ, एक उम्मीद भी देता है कि शायद सच कभी न कभी सामने आता है, चाहे उसका माध्यम अलौकिक ही क्यों ना हो। तो इस चेतावनी के बाद डर और जिम्मेदारी के बोझ तले दबे वो दोस्त किसी तरह खिड़की तोड़कर भाग निकलते हैं, जान बचाकर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दूर से देखने पर उन्हें पूरी हवेली आग की लपटों में घिरी दिखती है और उसमें से उसी औरत की चीखें सुनाई देती है। ये आग ये क्या दिखाती है? देखिए, आग के कई मतलब हो सकते हैं। ये विनाश का प्रतीक हो सकती है। हवेली जो उसके दुख का ठिकाना थी वो नष्ट हो रही है। ठीक। ये शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन का प्रतीक हो सकती है। शायद सच बाहर आने की प्रक्रिया शुरू होने से वो जगह साफ हो रही है। या फिर ये सावित्री के सालों से दबे गुस्से और दर्द का आखिरी विस्फोट हो सकता है। कहानी इसे थोड़ा खुला छोड़ देती है, जो इसे और प्रभावी बनाता है। और अगले दिन गांव वालों को वहां सिर्फ राख मिलती है, हवेली गायब। लेकिन फिर कहानी का अंत हमें बताता है कि आज भी उस जगह से गुजरने वालों को कभी-कभी वो चीखें सुनाई देती हैं। ये अंत क्यों कहता है? ये अंत बताता है कि भले ही वो फिजिकल स्ट्रक्चर, वो हवेली नष्ट हो गई हो, लेकिन कहानी, वो दर्द और उस अन्याय की गूंज, उसका ईको अब भी उस जगह से जुड़ा हुआ है। मतलब ट्रॉमा उस जगह की याददाश्त में बस गया है। हाँ, बिल्कुल। ये हॉरर कहानियों का एक आम तरीका है ये दिखाने का कि अतीत आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी हवा में मौजूद है। तो हमने द कर्स्ड मैनर सीक्रेट की इस कहानी की परतों को खोला। एक रोमांचक शुरुआत, धीरे धीरे बढ़ता हुआ डर, डायरी के जरिए एक दुखद अतीत का खुलासा, न्याय की गुहार लगाती एक डरावनी आत्मा और एक, आप कह सकती हैं, विस्फोटक अंत। हाँ, जहां हवेली तो जल जाती है लेकिन उसकी कहानी और चीखें बाकी रह जाती हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे जिज्ञासा कभी-कभी खतरनाक हो सकती है और कैसे कुछ जगहों पर अतीत कभी मरता नहीं। हाँ। और अगर हम इसका विश्लेषण करें कि ये कहानी काम कैसे करती है, तो हम देखते हैं कि ये परिचित डरावने तत्वों का इस्तेमाल करती है। जैसे सुनसान घर, रहस्यमयी मौतें, भूतिया साया, हिलती हुई चीजें। ये तत्व इसलिए काम करते हैं क्योंकि वो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, हमारी सामूहिक चेतना में बसे हुए डर से जुड़े हैं। लेकिन जैसा हमने बात की, सिर्फ इन तत्वों का होना ही काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सावित्री की डायरी और उसकी कहानी इसे एक इमोशनल कोड देती है, एक भावनात्मक आधार। बिल्कुल। वो डायरी इस कहानी को सिर्फ एक भूत बंगले की कहानी से ऊपर उठाकर एक त्रासदी, एक ट्रेजेडी में बदल देती है। ये डर और सहानुभूति का एक मिश्रण तैयार करती है। हम दोस्तों के लिए डरते हैं, लेकिन शायद सावित्री के लिए भी थोड़ी सहानुभूति महसूस करते हैं। हाँ, थोड़ी तो होती है। और ये भावनात्मक जटिलता कहानी को ज्यादा यादगार बनाती है। ये सिर्फ डराती नहीं, बल्कि अन्याय, चुप्पी तोड़ने की जरूरत और अतीत के बोझ जैसे विषयों पर सोचने पर भी मजबूर करती है। तो कहानी की संरचना भी महत्वपूर्ण है। मतलब जिस तरह से रहस्य धीरे धीरे खुलता है, डर को बढ़ाया जाता है और फिर वो भावनात्मक मोड़ आता है, ये सब मिलकर असर पैदा करते हैं। सही कहा। कहानी का ढांचा, डर पैदा करने के तरीके और भावनात्मक जुड़ाव, ये सब मिलकर काम करते हैं। अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या वाकई, जैसा इस कहानी में दिखाया गया है, अनकही कहानियां और अनसुलझे रहस्य किसी स्थान को, किसी जगह को अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं? क्या जगहें दर्द और अन्याय को याद रख सकती हैं? या ये सब हमारे मन का खेल है। क्या हम इंसानों में ही आदत है कि हम वीरान, खंडर हो चुकी जगहों पर अपने डर और कल्पनाओं को थोप देते हैं? क्या वो सन्नाटा और वो इतिहास ही हमें वहां भूत प्रेत की कहानियां गढ़ने पे मजबूर करता है? ये सोचने वाली बात है। क्या प्रेतवादित स्थान वाकई अतीत की ऊर्जा या अन्याय की गूंज हैं, या वे हमारे अपने गहरे डर, हमारे अपराध बोध और हमारे अनसुलझे सवालों का आईना मात्र हैं? शायद इसीलिए हम ऐसी कहानियों से इतना जुड़ते हैं। हो सकता है। शायद हमारी ऐसी कहानियों से जुड़ने की वजह यही है कि वे हमें इन गहरे सवालों से जूझने का एक सुरक्षित तरीका देती हैं। इस पर वाकई विचार किया जा सकता है।